नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग एक का हर टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। इससे पहले की क्लासों में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर हमने क्लास के साथ साथ एमसीक्यू को भी कंप्लीट किया है और आज की क्लास में भी हम एमसीक्यू के माध्यम से सारी थ्योरीज को कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। जो वर्तमान स्ट्रक्चर आज हम देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग जगह पर सारे महाद्वीप मिलते हैं, क्या वो महाद्वीप वास्तव में यहीं पर स्थित थे या पहले कुछ और था। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर एक सिद्धांत दिया गया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से पहले भी कई सिद्धांत दिए गए, जिन सिद्धांतों में यह समझाने का प्रयास किया गया कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। इससे कि पहली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार, यानी कि ग्रहों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। लेकिन यहां पर हमें ग्रहों या पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं पढ़नी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को पढ़ा, फिर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा। अब हम एक तरीके से पृथ्वी की बाह्य संरचना को पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हमें महाद्वीप और महासागर मिलते हैं। तो हम यहां पर यह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और उसमें किस तरीके के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साथ। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इससे जो क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन महत्व अगर देखेंगे तो इस टॉपिक का बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज को हम देखते हैं और उसके साथ साथ फिर हम इसकी थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था, कब यह सिद्धांत दिया गया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें एक दिया हुआ है डेली, जोली, वैगनर एंड हॉल्म्स। तो ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सिद्धांत वैगनर के द्वारा लगभग 1915 में ये सिद्धांत हमें मिल जाता है। तो 1915 के लगभग वैगनर के द्वारा ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था। क्लियर। अब ये सिद्धांत क्या कहता है उसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे। पहले कुछ और भी सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। महाद्वीपों की उत्पत्ति से जुड़े हुए कुछ और भी सिद्धांत हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है पहला भूसन्नति सिद्धांत, यानी कि इसको कहते हैं सिंक्लाइन थ्योरी या जियो सिंक्लाइन थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई है? जो आपका हेड्रल सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? आपकी कन्वेक्शनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? और आपका अवतलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? और ये सिद्धांत किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो सारे सिद्धांत हमें नहीं रटने कि ये सिद्धांत किसने दिया है। कुछ सिद्धांतों की हम चर्चा केवल करेंगे और ये महत्वपूर्ण है कि ये सिद्धांत किन चीजों को टारगेट करता है। जैसे आप देखेंगे कुछ चीजें, देखो ऑप्शंस के हिसाब से हमें चीजों को सॉल्व करना है। जैसे महाद्वीपों की उत्पत्ति और पर्वत निर्माण, इन दो चीजों के सिद्धांत हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि वैगनर का जो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत था, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ये हमने जब हिमालय की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, उस समय आपको कोबर का भूसन्नति सिद्धांत समझाया जाएगा, जो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। जो चतुष्फलक सिद्धांत है, ये आपका महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है और ये सिद्धांत आपका दिया था लोथियन ग्रीन के द्वारा। तो यह सिद्धांत लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था, जो महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो अब आप देखेंगे कि बी का जो ऑप्शन है वो 4 आ रहा है। तो बी का 4 ऑप्शन आपका यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी दिया। इसका मतलब हमारा बी और डी आंसर नहीं होगा। तो ए का ऑप्शन अपने आप आ जाता है, वो है ए। तो ए का आंसर क्या दिया हुआ है? 3। तो 3 और 4 ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए। तो भूसन्नति सिद्धांत जो कोबर का है, ये आपका पर्वतों की उत्पत्ति से दिया हुआ था। तो ए का आंसर होगा 3 और बी का आंसर होगा 4। अब दिया है कन्वेक्शनल थ्योरी।
तो कन्वेक्शनल तरंगे क्या होती हैं कि जो पृथ्वी की सतह के अंदर, जब हमने पृथ्वी की सतह की स्टडी करते हैं तो पृथ्वी की सतह के अंदर पाया जाने वाला जो मैग्मा है, तो पृथ्वी की सतह के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है, इस मैग्मा में जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ जाते हैं, जब रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता हो जाती है, तो जब रेडियोधर्मी पदार्थों की यहाँ पर अधिकता होती है तो उन्हीं से यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, इससे जब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ से कुछ कन्वेक्शनल तरंगे ऊपर की ओर उठती हैं, उन्हीं को कहते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो ये किससे संबंधित है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति या ज्वार की उत्पत्ति। तो स्थिर तरंग जो सिद्धांत है, सॉरी ये स्थिर तरंग सिद्धांत है, ये आपका संवहन तरंग सिद्धांत है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये स्थिर तरंग है, ये संवहन तरंग है जो मैं बता रहा हूं, ये आपका नहीं दिया हुआ है, ये आपका मुझे लग रहा कि संवहन था, ये स्थिर तरंग सिद्धांत है। तो स्थिर तरंग जो सिद्धांत है ये आपका दिया हुआ है ज्वार की उत्पत्ति से। तो ये किससे दिया हुआ है, ज्वार की उत्पत्ति से। और अवतरण सिद्धांत आपका दिया हुआ है प्रवाल भित्तियों से। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या निकल सकता है। जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या हो गया। अब तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके सही आंसर पर अब जा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्लियर। तो अब आपका आ गया 3 4, तो 3 4 दिया हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा 3 4 के बाद 2 1 2, तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 कहां दिया हुआ है, तो ये आपका सी ऑप्शन पर दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद देखें, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी। तो एक तरीके से ये सारे जो कॉन्टिनेंट थे, जो आपका अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलता है, ये यहां पर आपको अमेरिका कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस अमेरिका कॉन्टिनेंट के नीचे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलता है आपको, और इसी के साथ आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलता है, और यहां पर आपको यूरोप कॉन्टिनेंट मिल जाता है। तो इन सारे कॉन्टिनेंट को जोड़ने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत से पहले वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ने तो ये प्रूव कर दिया था, जिग्सॉ फिट का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, और जिग्सॉ फिट के कॉन्सेप्ट में ये प्रूफ हो गया था कि ये सारे महाद्वीप पहले एक जगह थे, बाद में विभाजित होकर अलग हो गए। लेकिन वैगनर के सिद्धांत से पहले भी इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे अब्राहम आर्टेलियस। तो अब्राहम आर्टेलियस के द्वारा इसमें सबसे पहले यह प्रयास किया गया था। तो क्योंकि यहां पर क्या दिया, किसने सर्वप्रथम होने की संभावना व्यक्त की थी, तो यहां पर सिर्फ एक संभावना व्यक्त की थी अब्राहम ने, और बाद में अल्फ्रेड वैगनर ने इसके ऊपर कार्य किया था। तो इसको एक थ्योरी में जब लेकर आए थे वो अल्फ्रेड वैगनर लेकर आए थे। तो इसका सही आंसर होगा, तो याद रखना कि ज्यादातर लोग इसका वैगनर आंसर लगाएंगे, लेकिन वैगनर ना होकर अब्राहम इसका आंसर सही होगा, क्योंकि सबसे पहले महाद्वीपों के जुड़ने की जो एक रूपता की कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था, अब्राहम के द्वारा ही दिया गया था। बाद में वैगनर ने इसको एक थ्योरी के रूप में कन्वर्ट किया था। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो फिर से कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे स्थिर तरंग सिद्धांत, तापी चक्र सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। तो संवहन तरंग सिद्धांत जो आपका दिया हुआ है, ये आपका संवहन तरंग सिद्धांत जो है ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है, जो मैं अभी आपको लास्ट में बता रहा था। तो यहां से पैदा होती हैं संवहनी तरंगें, तो ये कहीं ना कहीं महाद्वीपों से संबंधित है। मतलब जो प्लेट हम शब्द पढ़ते हैं तो इन्हीं के संचलन से ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें ज्वार या चक्रवात का कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए चक्रवात यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है। और स्थिर तरंग सिद्धांत आपका किससे हुआ है, ज्वार से। देखो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, स्थिर जो तरंग सिद्धांत था ये किससे संबंधित है, हमारा ज्वार से संबंधित है। क्लियर हुआ यहां तक, क्लियर। तो संवहन जो तरंग है, संवहन यानी कि ये वो तरंगे हैं जहां पर तापमान ज्यादा होता है, उस ज्यादा तापमान में तरल और
गैसीय अवस्था में उत्पन्न होने वाली मतलब ऊष्मा स्थानांतरण की जो हीट ट्रांसफर होता है, तो हीट ट्रांसफर की एक मेथड आती है। तो हीट ट्रांसफर की एक मेथड होती है जब किसी भी जगह पर तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने का कारण होता है यहाँ पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ। तो इन रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण, पदार्थ के कारण जब तापमान में वृद्धि होती है तो इसमें हीट ट्रांसफर होती है, उसी को कहते हैं संवहन, कन्वेक्शन। तो ये क्या है? मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये मेथड है किसकी? तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट को ट्रांसफर करने के एक मेथड है जिसको कहते हैं संवहन, और इसके कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है संवहन तरंग। तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको क्या कहा जाता है? संवहन तरंगों के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? तो वैगनर्स ड्रिफ्ट थ्योरी वाज मेनली propounded टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो वैगनर ने इन सारी चीजों में किन चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है? तो एक एक करके देखते हैं। इनमें पहला दिया है हिम युग या हिम नदीय संचलन, आइस एज या ग्लेशियल मूवमेंट। तो वैगनर के सिद्धांत में हमने पढ़ा होगा, कई बार हम वैगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके की कोई भी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती कि जहां पर ग्लेशिएशन की कुछ बातें की हों। समुद्र तटों और हिमनद के भूवैज्ञानिक समानता, जूलॉजिकल सिमिलरिटी ऑफ कोस्टलाइन एंड ग्लेशिएशन, ये थोड़ा सा आंसर हो सकता है हमारा, इसको डाउट में रख सकते हैं। फिर दिया भू आकृतियों और महासागर तल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड ओशनिक फ्लो, और उसके वाला मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस इन द वर्ल्ड। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि जलवायु का इससे क्या लेना देना है। वैगनर एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। वैगनर कौन थे? एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। वो एक माना जाता है कि वो एक आपके एरोप्लेन से जुड़े हुए भी मतलब फाइटर वगैरह भी थे, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें पायलट वगैरह भी थे, ऐसे कुछ माना जाता है, वो सैनिक वगैरह थे। लेकिन बाद में वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे थे। तो वैगनर ने इस चीज का अध्ययन करने का प्रयास किया था कि किस तरीके से जो जलवायु है महाद्वीपों में अलग अलग तरीके से पाई जाती है और किन कारणों से महाद्वीपों में जलवायु में समानता हमें देखने को मिलती है। तो ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जो भूवैज्ञानिक नहीं थे बल्कि ये क्या थे? जलवायु विज्ञानी थे, जो इस चीज का अध्ययन कर रहे थे। जर्मनी के बर्लिन में इनका जन्म हुआ था और इस चीज का अध्ययन कर रहे थे कि किस तरीके से जलवायु की महाद्वीपों में समानताएं पाई जाती हैं। लेकिन इन समानताओं का अध्ययन करते करते ये पूरी की पूरी बिग जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसकी खोज कर बैठते। तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होने के बाद भी इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी के कई सिद्धांतों को यहां पर दिया था। तो अब क्या होगा? तो इसमें यहां पर क्या पूछा गया क्वेश्चन हमसे? तो किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था? तो डी आंसर तो इसमें होगा। ए और बी ये ऑप्शन नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें डी ऑप्शन नहीं है तो जिसमें डी नहीं उसको हटा सकते हैं। सी हो सकता है इसमें, बी और डी हो सकता है, और ए और डी हो सकता है। तो भू आकृति और महासागर तल का वितरण तो इन्होंने नहीं दिया था, तो क्योंकि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो वैगनर की नहीं है, वो आपका हैरी हेस जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उससे जुड़ा हुआ है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की समुद्र तल का जो विस्तार हो रहा है वो सिद्धांत अलग आता है। तो सी ऑप्शन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें दिया है तो ये आंसर नहीं होगा। तो बी और डी और ए और डी। तो बी और डी, बी में देखिए समुद्र तटों और हिमनदों का भू वैज्ञानिक समानता, तो ये भी थोड़ा सा डाउट में है तो इसको भी हम हटा सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ए थोड़ा सा ठीक है, इसको ए और डी को हम ले सकते हैं, हिमयुग या हिम नदीय संचलन, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं मूवमेंट के बारे में बताया था। तो आइस एज का मूवमेंट और ग्लेशिएशन का मूवमेंट है, तो इसका सही जो आंसर हम लगा सकते हैं वो डी लगा सकते हो। तो 20 से ज्यादा जो आंसर सही होगा वो हमारा डी आ जाएगा। तो डी आंसर इसका आप लोग लगा सकते हैं। बी और डी मुझे अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, बी और डी, या मुझे ख्याल से कि ये हमें हटा देना चाहिए। ये आई से ये वाला लिख लो क्योंकि इसमें भी हिमनद का दिया हुआ है,
तो बी ज्यादा बेस्ट है, बी को आप लोग कर लेना, ठीक है। ए से ज्यादा ये, क्योंकि हिमनद इसमें भी दिया लेकिन इसमें समुद्र तट का दिया हुआ है, तो समुद्र तट या महाद्वीपीय तटों की समानता को इन्होंने समझाने का प्रयास किया था। तो आप इसका जो ज्यादा बेस्ट आंसर है वो बी कर लेंगे, तो बी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप बी आंसर इसका ज्यादा है, तो बी और डी ऑप्शन आपके सही रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एक भूगर्भिक युग में वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में पेंजिया का विभाजन हुआ था? इन विच जूलॉजिकल और डिड पेंजिया बिगिन टू ब्रेक अप अकॉर्डिंग टू द वैगनर्स थ्योरी? तो वैगनर का जो पेंजिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझ लेते कि पेंजिया क्या है। तो वैगनर का ये मानना था कि जो हमारे महाद्वीप आज अलग अलग जगह दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे महाद्वीप एक विशाल भूखंड से जुड़े हुए थे। इसी विशाल भूखंड को कहा जाता था पेंजिया। तो ये पूरे का पूरा विशाल भूखंड क्या कहलाता था? पेंजिया। और पेंजिया जिस जलीय भाग से घिरा हुआ था, पेंजिया के चारों ओर जो एक वाटर बॉडी थी, जो पेंजिया के चारों ओर घिरी हुई थी, उस जलीय भाग को कहा जाता था पेंथालासा। तो पेंजिया के चारों ओर घिरे हुए जलीय भाग को क्या कहा जाता है? पेंथालासा। तो पेंजिया क्या था? एक स्थल खंड था, महाद्वीपों का एक समूह था जिसको पेंजिया कहते हैं, और पेंजिया जिस जलीय भाग से घिरा हुआ था उसको पेंथालासा कहा जाता है। फिर इन्होंने कहा कि कार्बोनीफेरस में, जो कार्बोनीफेरस आता है, तो कार्बोनीफेरस में क्या होगा? पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? विभाजन प्रारंभ हो जाएगा। और क्रिटेशियस काल तक, तो कार्बोनीफेरस से क्रिटेशियस काल तक अगर हम जाएंगे तो क्रिटेशियस काल में इसमें बड़ा विभाजन देखने को मिलेगा। बड़ा विभाजन मतलब ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका कार्बोनीफेरस होगा, क्योंकि पेंजिया का जो विभाजन स्टार्ट होता है वो किस काल में होता है? कार्बोनीफेरस में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पीस ऑफ द एविडेंस ऑफ द प्रेजेंटेड बाई द वैगनर्स? तो कौन सा कथन वैगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है? तो पहला तो आप देखेंगे पूरा जीवाश्म प्रमाण, पैलियो पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस, जिग्सॉ फिट। तो जिग्सॉ फिट तो वैगनर का मेन टारगेट है। पूरा जलवायु प्रमाण, पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस, लमिंग जीवों का विलुप्त होना। तो ये एक छोटे छोटे मतलब एक जैसे खरगोश वगैरह रहते हैं उस प्रकार की एक छोटी सी प्रजाति पाई जाती है लमिंग। तो इन तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले में दिया हुआ है पूरा जीवाश्म। तो वैगनर का सिद्धांत ये कहता है कि जो महाद्वीप है, तो फॉसिल्स के आधार पर ही जब इन दोनों महाद्वीपों में फॉसिल्स की समानता देखने को मिलती है, तो जब इनमें जीवाश्म एक जैसे देखने को मिलेंगे तो इससे यह प्रमाणित होगा कि ये दोनों तट क्या थे? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो जीवाश्मों की समानता के आधार पर इन्होंने जिग्सॉ फिट का कॉन्सेप्ट दिया था, और जिग्सॉ फिट तो इनका है ही है। और जलवायु तो हम बता चुके थे कि वैगनर है ही जलवायु वैज्ञानिक थे, तो जलवायु के समानताओं को इन्होंने सबसे पहले प्रदर्शित करने का प्रयास किया था, और करते करते ये भूविज्ञान की खोज कर बैठे। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, ये गलत है। तो हमारा ये सही है, इसको आंसर नहीं मानना है, लेकिन आंसर जो हमारा होगा वो डी निकल कर आएगा, क्योंकि ये कोटेशन गलत है। क्लियर हुआ यहां तक? वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लॉरेंशिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? ये अभी हम बता चुके हैं आपको कि जब कार्बोनीफेरस में, तो सबसे पहले क्या था? हमारे पास एक स्थल भूखंड था जिसको कहा जाता है पेंजिया, और पेंजिया जिस सागर से घिरा था उसको क्या कहते थे? तो पेंजिया के चारों तरफ का जो जलीय भाग था उसको कहा जाता था पेंथालासा। तो पेंजिया के चारों ओर घिरे हुए जलीय भाग को क्या कहते थे? पेंथालासा। जब इस पेंजिया में विभाजन प्रारंभ होता, तो पेंजिया में विभाजन प्रारंभ होता है तो पेंजिया ब्रेक होकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट नॉर्थ में और एक पार्ट साउथ में। तो जो पार्ट नॉर्थ में मूवमेंट करता है, तो इसका पूछा जाता है कि आखिर ये किन कारणों से मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट को लेकर इन्होंने 3-4 प्रकार के फोर्स बताए थे। एक तो इन्होंने ज्वारीय बल बताया था कि टाइडल फोर्स के कारण पेंजिया विभाजित हुआ। कुछ इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, तो ज्वारीय बल के कारण। तो इन्होंने पेंथालासा जो पेंजिया का जो विभाजन था, इसके लिए जो फोर्स बताए थे वो 3 तरीके के फोर्स बताए थे।
एक तो आपका ज्वारीय बल के बारे में बताया, दूसरा जो बियोंसे फोर्स था उसके बारे में, और तीसरा आपका ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। इसको उत्प्लावकता बल भी कहा जाता है, उत्प्लावकता, बियोंसे फोर्स, उत्प्लावकता बल। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो टाइडल फोर्स, उत्प्लावकता बल और ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो टाइडल फोर्स यहां पर क्या करता है, ये कहता है कि पृथ्वी पूरब और पश्चिम की ओर खिसकेगी। ये आपका अंडर फोर्स था कि ये अंदर से लगने वाला एक फल था, और ग्रेविटेशनल कहता है कि पृथ्वी के भाग नॉर्थ और साउथ में खिसकेंगे। तो कुल मिला के इन्होंने कहा कि जब लैंड खिसकना स्टार्ट हुए तो ज्वारी बल के कारण जो महाद्वीप थे वो पूरब पश्चिम की ओर खिसक रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो खंड थे वो उत्तर दक्षिण की ओर खिसक रहे थे, और पेंजिया के अंदर ही एक बल लग रहा था जिसको बियोंसे फोर्स कहा जाता है, उत्प्लावकता बल कहा जाता है। तो इन बलों के कारण क्या हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ। और ये किस काल में विभाजन हुआ था, तो ये विभाजन हमें देखने को मिलता है कार्बोनी फेरस के अंदर, ये विभाजन देखने को मिलता है। तो ऊपर का जो भाग है उसको कहा जाता है अंगारा लैंड, और दक्षिण वाले भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। तो जब इन दोनों भूखंडों का निर्माण हुआ तो इनके बीच में जो सागर ओपन हुआ, तो इसके बीच में जो जलीय भाग उत्पन्न हुआ उस जलीय भाग को कहा जाता है टैथिस सागर। तो इसी को क्या कहा जाता है, टैथिस सी या टैथिस सागर के नाम से जाना जाता है। तो पेंथालासा क्या था, पेंथालासा पेंजिया के चारों ओर फैला हुआ सागर था। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था, तो ये हट्टन के द्वारा दिया गया एक कोटेशन है, तो इसको रट लेना, ये हट्टन महोदय के द्वारा दिया गया कोटेशन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। अब यहाँ पर फिर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर बात की गई है टेट्राहेड्रल थ्योरी की। तो टेट्राहेड्रल थ्योरी जो लोथियन ग्रीन की थ्योरी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बता दूंगा कि ये लोथियन ग्रीन की थ्योरी क्या है, इसको अभी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है नाम, सॉरी नाम ही तो पढ़ना है। तो ये लोथियन ग्रीन की थ्योरी है टेट्राहेड्रल। इसके द्वारा जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ये तो हम जानते हैं कि ये वैगनर का द्वारा दिया गया सिद्धांत है। और कन्वेक्शनल जो थ्योरी है ये आपका हॉम्स की थ्योरी मिलती है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। और पर्वत निर्माण जो आपका, जिसको भूसन्नति सिद्धांत भी कहते हैं, भूसन्नति सिद्धांत, ये भूसन्नति सिद्धांत जियो सिंक्लाइन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, कोबर महाशय के द्वारा दी गई। तो ये कुछ आपको नाम भी याद रखने। तो अब ऑप्शन में जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका थर्ड, बी पर आएगा 4, और सी पर आ जाएगा 1, और डी पर आ जाएगा 2। तो 3 4 1 2। तो 3 यहाँ पर दिया हुआ है, सभी में ऑप्शन दिया हुआ है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन हट जाएंगे। फिर 4 के बाद आना चाहिए 1, तो 1 यहाँ पर दिया हुआ है, 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए आंसर हमारा सबसे बेस्ट होगा। तो 3 4 1 2, तो पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथे का 2। तो 3 4 1 2 से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बाद में शायद इसका आंसर मिले ना मिले। तो यहाँ पर जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला सिद्धांत दिया चतुष्फलक सिद्धांत। तो टेट्राहेड्रल थ्योरी क्या कहती है, तो जो टेट्राहेड्रल थ्योरी थी जिसको चतुष्फलक सिद्धांत के नाम से पढ़ेंगे, तो चतुष्फलक सिद्धांत, चतुष्फलक के नाम से क्लियर है कि 4 फलकों की बात की जा रही है। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सिद्धांत लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था, या एल ग्रीन के द्वारा दिया गया था। तो इनका ये मानना था कि जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी थी, ये प्रारंभ में जो पृथ्वी थी हमारी, ये प्रारंभ में पृथ्वी हमारी एक गैसीय अवस्था में थी। तो कैसी थी, एक गैसीय तप्त अवस्था में थी। तो पृथ्वी हमारी प्रारंभ में एक गैसीय तप्त अवस्था में थी, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एक हॉट गैसियस स्टेज में हमें देखने को मिलती है। तो पृथ्वी प्रारंभ में हमारी एक हॉट गैसियस स्टेज में हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब गैसियस स्टेज में हमें मिलती है तो धीरे धीरे इसमें क्या होती है, कूलिंग होगी। तो इसमें कहा गया कि इसमें कूलिंग हुई, और कूलिंग के साथ साथ इसका सॉलिडिफिकेशन भी हुआ। तो कूलिंग हुई और सॉलिडिफिकेशन हुआ, मतलब ठंडी हुई और जमने लगी, और उससे क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन आया, यानी कि संकुचन आया। अब संकुचन आने के कारण, तो जो पृथ्वी हमारी एक गैस के गोले में थी,
तो इन्होंने कहा कि ये पृथ्वी हमारी एक चतुष्फलक में डिवाइड हो गई। तो पृथ्वी का क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रल बन गया। अब ये टेट्राहेड्रल किस तरीके का बनता है, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो टेट्राहेड्रल का। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जो ऊपर की भुजा होती है ये बिल्कुल फ्लैट रहेगी और दक्षिण की भुजा बिल्कुल नोक में रहेगी। मतलब किसी क्यूब को आप उल्टा करोगे ऐसे करके, ऊपर फ्लैट होगा तो ऐसे करके नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये ऊपर फ्लैट रहेगा नीचे नोक रहेगी। तो इसमें उन्होंने कहा कि 4 फलक होते हैं। तो टेट्राहेड्रल में इन्होंने बताए कि चोर कुल 4 फलकों से ये मिलकर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फलक तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल सामने दिखाई देंगे। तो 4 फलक का मतलब, इसको अगर आप 3D में देखेंगे तो ये आपका पहला फलक दिखाई देगा, दूसरा फलक आपको यहाँ दिखाई देगा, तीसरा फलक आपको यहाँ दिखाई देगा। तो जो फोर्थ फलक होगा वो इसके जस्ट बैक साइड में हमें दिखाई देगा। तो इस फलक के बैक साइड, तो एक इस साइड से देखेगा, एक इस साइड से, एक ऊपर की साइड से, और एक इसके बिल्कुल जैसे इस तरीके से मान लो कि ये इस तरीके का टेट्राहेड्रल होगा। तो एक फलक ऊपर बनेगा, एक इस साइड बनेगा, जैसे एक इस साइड दिख रहा है, एक इस साइड, तो एक इसके बीच है, मतलब चौकोर नहीं है ये, 3 फलकों में, एक फ्रंट में, जैसे एक इस साइड है, एक इस साइड है, और एक इसके बैक साइड है, और एक ऊपर टॉप में। और नीचे का जो भाग रहेगा वो बिल्कुल नुकीला रहेगा, यहाँ पर कोई फ्लैट नहीं होगा। नॉर्थ वाला सिस्टम क्या होगा, फ्लैट होगा। तो ये 4 फलकों में इन्होंने कहा कि टेट्राहेड्रल बना था। अब इनसे पूछा गया कि महाद्वीप कैसे बने, तो इन्होंने कहा कि जितने भी जो ये चतुष्फलक वाले एरिया थे, इन चतुष्फलकों में क्या हो गया, पानी भर गया। तो इस चतुष्फलक पर भी पानी भर चुका था, तो जितने भी चतुष्फलक थे वहां पर पानी भर गया, इस चतुष्फलक पर भी पानी भर जाएगा। तो जितने भी चतुष्फलक थे फ्लैट या थोड़े से अंदर की ओर दबे हुए भाग थे, तो इन फ्लैट रीजन पर क्या हो गया, पूरे का पूरा पानी भर जाता है। तो इस फ्लैट रीजन पर पानी भरने के कारण यहाँ पर क्या हो गया कि इसके जो फलक थे, वो फलक जो टेट्राहेड्रल पार्ट थे, उसको इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर फलक है वहां पर जल भर गया और इसी से महासागर की उत्पत्ति हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने महासागरों को समझाने का प्रयास किया। जैसे इन्होंने कहा कि सबसे ऊपर का जो फलक है वहां पर आर्कटिक महासागर बना, इस वाले फलक पर हिंद महासागर बन गया, और इसके इस साइड वाला जो था वहां पर अटलांटिक महासागर बन गया। अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, और जो सबसे पीछे का फलक था वहां पर प्रशांत महासागर बना। तो इस तरीके से बड़े आराम से इन्होंने महासागरों की उत्पत्ति के बारे में समझाने का प्रयास किया। लेकिन इनसे पूछा गया कि महाद्वीप कहाँ गए, तो इन्होंने कहा कि जो फलक के किनारे थे, ये जो फलक के किनारे थे, ये जितने भी ऊंचे भाग थे, क्योंकि यहाँ तो पानी नहीं पहुंच सकता था, ये किनारे ऊंचे थे, तो इन किनारों पर, तो जो फलक के किनारे थे, तो इस फलक के किनारों पर क्या हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या की। लेकिन ये उत्पत्ति मान्य नहीं की गई, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप में अगर हमारी पृथ्वी कन्वर्ट होती है, तो वर्तमान में ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर ये टेट्राहेड्रल में थी, तो टेट्राहेड्रल में एक रोटेशन कैसे आएगा, एक बैलेंस कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की थी। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्लियर हो गया। कोबर का सिद्धांत तो हम ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमारा चल ही रहा है। तो बाकी कन्वेक्शनल करंट जो पृथ्वी की सतह में उत्पन्न होती है, उनके कारण ये सिद्धांत आता है। तो चतुष्फलक को समझना जरूरी था। निम्नलिखित में से किसने उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकी एवं एंडीज उत्तर दक्षिण स्थिति को अपने बहाव अथवा विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया था? तो इसमें जो एक सिद्धांत आता है, टेलर का सिद्धांत। तो जब हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करते हैं, तो जब भी हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करेंगे, तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है कि जो आपके पर्वत हैं, तो इन्होंने जो क्षैतिज लंबवत पर्वत थे, जैसे लंबवत में जो रूप में पर्वत बनेंगे, तो लंबवत रूप में जो पर्वत बनेंगे वो आपके रॉकी और एंडीज पर्वत वगैरह बनेंगे, और क्षैतिज रूप में जो पर्वत बनेंगे वो आपके क्षैतिज रूप में जो पर्वत बनेंगे वो आपके यहाँ पर बनेंगे हिमालय पर्वत, ये क्षैतिज में है हिमालय, और यहाँ पर बन जाएंगे आपके कौन से पर्वत, आल्प्स पर्वत और लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इन लंबवत पर्वतों के उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत दिया था,
इसको भी महाद्वीपीय विस्थापन। तो टेलर ने, तो वैगनर के सिद्धांत से पहले जो सिद्धांत दिया गया था वो टेलर के द्वारा दिया गया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पहले टेलर ने दिया था, बाद में जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो वैगनर के द्वारा दिया गया था। तो इसलिए इसको टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि वैगनर के और टेलर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो पर्वतों की उत्पत्ति की ज्यादा व्याख्या नहीं करता है। इसके साथ साथ जो टेलर का सिद्धांत है, इन्होंने महाद्वीपों की उत्पत्ति की भी व्याख्या की। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी जब अपनी घूर्णन अवस्था में थी, उससे एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। तो टेलर के सिद्धांत में हम ये जानते हैं, तो टेलर ने एक बात और कही थी कि टेलर ने कि जो हमारी पृथ्वी थी जब ये घूर्णन अवस्था में थी, इसका एक टुकड़ा यहाँ से टूटकर जब अलग हुआ, तो अलग जब ये टुकड़ा हो गया तो पृथ्वी का जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। और उन्होंने कहा कि जहां से ये टुकड़ा निकल गया था वहां पर क्या हो गया, एक महासागर की उत्पत्ति हो गई। तो ये टुकड़ा जब स्थल का अलग हो गया तो महासागर बन गया और बाकी का भाग हमारा महाद्वीप था। तो इनसे पूछा गया कि भैया ये टुकड़ा क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये टुकड़ा कहाँ चला गया, ये चंद्रमा बन गया। इसका मतलब इन्होंने जो इनका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट था, तो इन्होंने कहा कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति है, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहता है कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति है, चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई है, पृथ्वी से हुई है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा में जो रिलेशन होगा, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। अगर वैगनर के सिद्धांत से देखा जाए, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो ये इसकी माँ हुई और चंद्रमा हमारा इसका भाई हुआ। तो चंद्रमा क्या है, इसका भाई है। तो इसका मतलब पृथ्वी और चंद्रमा में जो रिलेशन है वो बहन और भाई का है। तो इन्होंने चंद्रमा और पृथ्वी जो रिलेशन ठहरा है वो कैसा है, बहन और भाई का संबंध बताया। सॉरी, भाई कैसे हो जाएगा, तो जब उत्पत्ति हुई है तो बेटे का संबंध होगा, भाई तो अपन बनाएंगे अभी, तो बेटे का संबंध होगा। तो इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में माँ और बेटे के संबंध को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर दिया। मतलब समझाया नहीं, एक तरीके से भारतीय एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग तो ये माँ और बेटे का संबंध इन्होंने बता दिया। अगर चंद्रमा और पृथ्वी को भारतीय, अब भारतीय कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो भारतीय कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो भारतीय जो खगोल है वो क्या कहते हैं, तो भारतीयों का मानना है कि जो पृथ्वी है ये हमारी माँ है और जो चंद्रमा है इसको हम ऑलरेडी मामा मानते हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो संबंध है वो बहन और भाई का होगा। तो जब हम इसको मामा मानते, इसको माँ मानते हैं, तो पृथ्वी में संबंध किसका होगा, बहन और भाई का होगा। और इस बहन और भाई का जो संबंध है, अगर मान लो हमारे जो मम्मी हमारी और जो हमारे मामा जी हैं, तो दोनों का जन्म कहाँ से होगा, नाना नानी के यहाँ से। तो इस आधार पर यह प्रूफ होता है कि इन दोनों का जो जन्म है वो ननिहाल से हुआ होगा। तो इनका जन्म ननिहाल से हुआ है, मतलब नाना नानी के यहाँ से हुआ है। तो इस कारण तो इसीलिए पृथ्वी और चंद्रमा की जो उत्पत्ति है वो एक ही स्थान से हुई है, ना कि पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो इस आधार पर वैगनर का सिद्धांत क्या है, भारतीय एस्ट्रोनॉमी पूरी तरीके से गलत साबित करती है। तो ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक श्रेणी के स्थल रूप नहीं है। तो पर्वत, पठार, मैदान ये सब आपके द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। तो महासागर प्राथमिक श्रेणी के हैं, तो ये आपका महासागर द्वितीयक श्रेणी में नहीं आएगा। अगला है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी था। तो यहाँ पर दिया हुआ है संबंध तरंग, ज्वारी तरंग, तनाव बल और दबाव। तो मैं अभी बता चुका था कि जो टाइडल फोर्स था, ज्वारी बल था, ज्वारी दल जो पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व दिशा में धकेल रहा था, तो इसी ज्वारीय बल के कारण क्या था, पेंजिया का विभाजन हुआ था। इसके अलावा दो फोर्स और थे, तो इन्होंने एक फोर्स और बताया था, तो वो था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक और बल इन्होंने बताया था वो था बियोंसे फोर्स। तो तीन फोर्स इन्होंने बताए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि नहीं करता, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंफर्म द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कौन सा सिद्धांत है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो पहला सिद्धांत दिया है पूरा चुंबकत्व, पैलियो मैग्नेटिज्म, थर्मल कॉन्स्ट्रक्शन, टाइडल फोर्स और सागर तलन।
तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो आप बाद में हैरी एस देगा, तो कहीं ना कहीं ये महाद्वीपीय विस्थापन से जुड़ा हुआ, तो ये तो सही है। ज्वारी बल तो इसको विस्थापित करने के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, और मैग्नेटिज्म ही हो सकता है, लेकिन थर्मल कॉन्स्ट्रक्शन तापीय संकुचन से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ ये जरूरी नहीं है। तापीय संकुचन से जो थर्मल कॉन्स्ट्रक्शन होगा, कंट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, उससे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन उनके विस्थापन के बारे में नहीं बताया जा सकता कि इससे उनका विस्थापन हुआ होगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्लियर? तो तापीय संकुचन जो सिद्धांत है वो ये कहेगा कि यहाँ पर, क्योंकि इस तापीय संकुचन के सिद्धांत पर कई लोगों ने काम किया था। तापीय संकुचन के सिद्धांत पर 3 लोगों ने काम किया था यहाँ पर। तो 3 लोगों की जो थ्योरी है, जैसे पहला आपका जो थ्योरी आती है वो आपकी ज्वारीय सिद्धांत आता है, ज्वारीय निहारका सिद्धांत। तो ज्वारीय निहारका सिद्धांत आता है, उसके बाद आपका लेपवर्थ और लव का सिद्धांत आता है, और उसके बाद आपका लोथियन लोथियन ग्रीन का सिद्धांत आता है। तो इन तीनों सिद्धांतों में पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाने का प्रयास नहीं किया था। ये तीनों सिद्धांत किस तरीके से काम करते हैं उसको समझ लें। इन तीनों सिद्धांतों में यह कहा गया कि प्रारंभ में, पहले इनमें कॉमन क्या था, तो इन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी हमारी प्रारंभ में गर्म और तप्त अवस्था में थी। धीरे धीरे इसमें क्या हो गया, कूलिंग हुई, शीतलन हुआ, इसका कूलिंग हुई, और उसके साथ ये ठोस भी होती गई, सॉलिडिफिकेशन हुआ। तो आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, तो अर्थ में क्या हो गया, एक संकुचन हुआ। क्योंकि संकुचन क्यों होगा कि जैसे जैसे इसमें ऊष्मा का ह्रास होगा, जैसे जैसे हीट का लॉस होगा, ऊष्मा का ह्रास होगा, तो हीट लॉस होने के कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, संकुचन पैदा होगा। और इसी संकुचन को 3 तरीके से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो जो गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस था, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस जो है, तो इस हाइपोथेसिस के आधार पर यह कहा गया कि पृथ्वी में कुछ भाग जो थे, पृथ्वी के 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि कुछ भाग थे उनका क्या हो गया, श्रिंक हुआ, तो कुछ भाग डाउन श्रिंक हो गए। ठीक है, तो डाउन हो गए श्रिंक होकर, और कुछ क्या हो गए, अपराइज हो गए। अपराइज मतलब ये ऊपर की ओर उठ गए, और कुछ भाग नीचे की ओर चले गए। जो भाग नीचे की ओर चले गए वहां पर महासागर की उत्पत्ति हो गई, और जो भाग ऊपर की ओर उठे उसको महाद्वीप की उत्पत्ति कहा गया। तो ये कौन कहलाता है, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस के अंदर इसको समझाने का प्रयास किया गया। दूसरा इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ, इसी के आगे, तो इन्होंने कहा कि जब संकुचन हुआ था, तो संकुचन में आते हैं वो आपके लैपवर्थ थ्योरी आती है, लैपवर्थ एंड लव थ्योरी आती है। तो लैपवर्थ एंड लव की थ्योरी ये कहती है कि पृथ्वी पर जब संकुचन हो रहा था, तो उसमें कुछ स्थल ऊपर की ओर जा रहे थे, कुछ स्थल नीचे की ओर आ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जो ऊपर की ओर गए थे, जो ऊपर की ओर गए थे उनसे एंटीक्लाइन फॉर्मेशन हुए, और जो नीचे की ओर गए थे उनसे सिंक्लाइन फॉर्मेशन हुए। सिर्फ इन्होंने एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन को समझाने का प्रयास किया, और कहा कि जो सिंक्लाइन एरिया था उसमें पानी भर गया, और जहां पर पानी भर गया वहां पर महासागर की उत्पत्ति हो गई, और जो ऊंचे भाग थे वहां पर महाद्वीप की उत्पत्ति हो गई। तो बस इस तरीके से। और तीसरा जो सिद्धांत आता है इसमें, तो तीसरा आता है आपका किसका, चतुष्फलक सिद्धांत, जो दिया था लोथियन ग्रीन के द्वारा। तो लोथियन का जो सिद्धांत था, या लोथियन ग्रीन का जो सिद्धांत था, जिसको चतुष्फलक के नाम से जानते हैं, तो चतुष्फलक सिद्धांत भी यहाँ तक तो सेम थ्योरी बताता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक टेट्राहेड्रल बनाकर पूरे सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। अभी मैं करा चुका था आपको टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो ये वाले भाग थे यहाँ पर बने थे महासागर, और जो ऊपर उठे हुए भाग थे वहां पर बन चुके थे महाद्वीप। तो इस तरीके से तीनों सिद्धांतों ने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विस्थापन किसी भी के द्वारा नहीं बताया गया। तो पहली बार वैगनर के द्वारा, या उससे पहले टेलर के द्वारा, कुछ हद तक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को टेलर ने समझाया, फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को वैगनर ने समझाया।
जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में सबसे मूल या एक नींव का पत्थर काम करती है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत गिवन बाय वैगनर, और उसी वैगनर की थ्योरी को आधार बनाकर दिया गया जो वर्तमान की सबसे ऑथेंटिक थ्योरी है जिसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो यहां तक क्लियर हुई सारी कहानी। अब आगे समझे। अब आता है क्वेश्चन कि वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित है वहां मेसोजोइक कल्प में एक लंबा गहरा सकरा समुद्र था, क्योंकि हिमालय का जो उत्पन्न है वो पूरे का पूरा मेसोजोइक के बाद ही हमें देखने को मिलता है। मेसोजोइक के अंदर इयोसीन, मियोसीन, प्लियोसीन में इनका उद्गम देखने को मिलता है। फिर ये कह रहा है कि पिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेप से मलबे की काफी मोटी परत जमा हुई जिसके भूलचल हलचलों के कारण वर्णन पड़ने से अल्पाइन मूडवार पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये बिल्कुल थ्योरी जो हमारे हिमालय की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। तो जो एक वैगनर के सिद्धांत या कोबर का सिद्धांत या कोई भी सिद्धांत पढ़े या प्लेट विवर्तनिकी पढ़े, सभी से एक ही चीज समझ में आती है कि जो पूरी की पूरी एक टैथिस भूसंधि जिसमें अवसाद पड़े थे, तो इसमें प्रेशर पड़ने के कारण ही इसमें क्या हुआ था, वलन की प्रक्रिया हुई थी और उसकी जगह पर क्या बन चुका था, हमारा हिमालय बन चुका था। अब जब भारतीय हिमालय की बात करते तो इसमें यह कहा जाता है कि प्लेट विवर्तनिकी में समझाया जाता है, तो वैगनर भी इसी भूसंधि सिद्धांत से समझाते हैं। और प्लेट विवर्तनिकी भी कहती है कि जो भारतीय प्लेट है, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से तैतीस सागर में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। मतलब इस समय मान लेते हो कि ये यूरेशियन का भाग हो गया और इस तरफ मान लो भारतीय प्लेट का भाग हो गया। तो जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी तो ये जो इसमें फोल्ड पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, हिमालय की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये हम बाद में समझेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अभी तो ये देखेंगे कि पहला सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखो समझा करो कि वर्तमान में कैसे सॉल्व करते हैं। देखो समझो, वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित है वहां मेसोजोइक काल में एक लंबा एवं सकरा समुद्र स्थित था, क्योंकि पिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेप से मालवा की लंबी एवं मोटी परत जमा हुई। तो जब भी आप उसका कारण जोड़कर उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आर जो कथन होता है वो रीजन जो होता है वो इसकी सही स्पष्ट व्याख्या कर देता है। अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे? तो हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि ये एक मौसम विज्ञानी थे। काम इन्होंने जूलॉजी के ऊपर किया था, मौसम विज्ञानी थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के बर्लिन शहर में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित विद्वानों ने किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नेतल प्रसंस्करण की संकल्पना को दिया था? तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो सिद्धांत है वो आपका हैरी हैस से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। एच हैस, हैरी हैस का जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आता है और उसी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अगला पार्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कौन सा सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? तो यहां पर फिर से वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने किया था, लेकिन कुछ लैंग्वेज चेंज हो सकती है। पहला दिया हुआ है जिग्सॉ फिट, ये तो बिल्कुल सही है। फिर दिया हुआ है ट्रांसकरेंट भ्रंश, विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। मेंटल में कन्वेक्शन, तो इसके बारे में कह नहीं सकते। तो ए और सी सही है, तो ढूंढ लो ए और सी कहां मिल रहा है। तो यहां पर ए मिल रहा है, यहां पर भी ए मिल रहा है, यहां पर भी ए मिल रहा है, ये भी सही है। यहाँ पर सी मिलेगा, यहाँ पर बी मिल रहा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। तो बचेगा केवल ए और सी, क्योंकि ए के साथ सी ही ज्यादा फिट बैठ रहा है, बाकी सी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए और सी। हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश क्या करो। हमारे पास ज्ञान कितना है उसका मतलब नहीं है क्या हम उस ज्ञान से अपने क्वेश्चन या अपने ऑप्शन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज एसोसिएटेड विद द टेट्राहेड्रल थ्योरी, ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट ओशियन। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? लोथियन ग्रीन के द्वारा दी गई थी। तो लोथियन ग्रीन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आपका किसका था? टेट्राहेड्रल का कॉन्सेप्ट था, जिसमें पृथ्वी को चार चतुष्फलक में इन्होंने डिवाइड किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसके पीछे फोर्थ। तो जितने भी ये फलक वाले हिस्से थे, फ्लैट वाले हिस्से थे, तो वहां पर इन्होंने कहा कि पानी भरने से महासागर की उत्पत्ति हुई। और ये ऊंचे वाले जितने भी हिस्से थे, ये ऊंचे वाले जितने भी हिस्से थे, तो वहां पर कहा कि यहाँ पर महाद्वीप की उत्पत्ति हुई। तो ये लोथियन ग्रीन का अभी मैं बता चुका हूं किस तरीके से इन्होंने काम किया था।
अगला आता है दी अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट, पुस्तक किसने लिखी थी? अल्फ्रेड वैगनर ने, फॉरेस्ट मोल्टर ने, चार्ल्स हेल्पगुड ने, इमैनुअल वेलिकोवस्की ने। तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, जल्दी बताएं इसका क्या आंसर होगा। तो ये पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो अल्फ्रेड वैगनर की तो है नहीं, तो ये चार्ल्स हैपगुड की एक पुस्तक मिलती है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं, फैक्चुअल चीजें हैं। महाद्वीपीय उद्वत के अवसाद कहलाते हैं। द डिपोजिट ऑफ कॉन्टिनेंटल इमरजेंस आर कॉल्ड। ज्वालामुखी, भूजात, खारे पानी के पौधे या कोई नहीं। तो ज्वालामुखी उद्भव मतलब कॉन्टिनेंटल इमरजेंस हुआ था, तो उससे जो लैंड बनता वो जियो सिंक्लाइन था। भूजात या भूसन्नति भी कह सकते हैं। तो भूसन्नतियां यहां पर सबसे सही आंसर होगा। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 255 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? वो तो हम जानते हैं कि एक ही महाद्वीप था। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब या धारा का मतलब यहाँ पर याद रखना विस्थापन से है, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन की जगह धारा का मतलब करंट नहीं है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है। तो पेंथालासा जो था, इसी पेंथालासा की जगह पर क्या बनता है बाद में, सॉरी, पेंथाला पेंजिया क्या था, जो मेन लैंड था वो पेंजिया था, और जो सराउंडेड वाटर था वो आपका क्या था? पेंथालासा था। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? पहला दिया है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, तो ये तो होगा ही होगा इसका। भूकंप ज्वालामुखी की उत्पत्ति, पर्वत की उत्पत्ति, भूकंप ज्वालामुखी का वितरण, तो यही सही है। तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के बारे में बताता है, तो यही सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन क्या है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सिद्धांत नहीं है, सॉरी, यहां से क्वेश्चन वही मैं कहूं कि ये गड़बड़ क्यों लग रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे, अच्छा ये दिया ना वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन की उत्पत्ति, ये तो हो गया, ये अलग क्वेश्चन है। कौन सा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित नहीं है, वो क्वेश्चन अलग था, ये नया क्वेश्चन आ गया है। जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जल्दी बताएं 24 का आंसर क्या होगा। तो चतुष्फलक सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि ये किसके द्वारा दिया गया था? लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो लोथियन ग्रीन ने इस सिद्धांत को दिया था, तो लोथियन ग्रीन के द्वारा ये सिद्धांत है टेट्राहेड्रल। तो इससे भी महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति हुई थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो वैगनर का सिद्धांत है, इससे भी महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति हुई है। तापीय संकुचन सिद्धांत, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, जिसमें हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा था, तो तीनों लोगों ने जो सिद्धांत दिए थे, आपका जो न्यूली नेबुलर हाइपोथेसिस था, नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करें या लेपवर्थ और लव के सिद्धांत की बात करें या टेट्राहेड्रल की बात करें, सभी लोगों ने थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर ही क्या था? महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में बताया था। यहां तक कि जो लोथियन ग्रीन का सिद्धांत है वो भी इसी थ्योरी पर आधारित है। और भूसन्नति सिद्धांत, देखो भूसन्नति सिद्धांत जो है ये कोबर का दिया गया सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के आधार पर जो पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो ये सिद्धांत पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है, ना कि महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। तो आंसर लगा सकते हम कि आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम महाद्वीप संचलन नहीं है? तो मतलब कौन सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या मूवमेंट नहीं है? तो सबसिस्टेंस, अपलिफ्ट, लैंडस्लाइड और निमज्जन। देखो एक चीज समझना, जब भी हम कॉन्टिनेंटल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये आपका एक हम सिद्धांत जाकर पढ़ेंगे, वो है हैरी हैस का सिद्धांत। हैरी हैस का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है प्लेट
विवर्तनिकी सिद्धांत। कल जो हम चर्चा करेंगे ना वो इसी सिद्धांत पर करेंगे और बहुत प्यारा और बहुत बड़ा सिद्धांत है ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो यहाँ पर जो विवर्तनिकी शब्द है, प्लेट को समझेंगे कि प्लेट क्या है। विवर्तनिकी सिद्धांत का मतलब ही आपका मूवमेंट से होता है। तो विवर्तनिकी सिद्धांत का संबंध किससे है? मूवमेंट से। अब इन्होंने कहा कि जो मूवमेंट होता है ये दो प्रकार का होता है। एक मूवमेंट होता है आपका लंबवत यानी कि वर्टिकल। तो दो तरीके के मूवमेंट बताए, एक वर्टिकल और एक उन्होंने बताया कि मूवमेंट होता है कैसा? क्षैतिज। क्षैतिज यानी कि यहाँ पर होता है हॉरिजॉन्टल। तो लंबवत और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन्होंने दो यहाँ पर बताए। और इस मूवमेंट में ये कहा गया कि जो लंबवत मूवमेंट है ये या तो चीजें इससे ऊपर जाती हैं या फिर नीचे जाती, मतलब या तो किसी चीज का निमज्जन होता है और या फिर कई चीजों का उत्थान होता है। मतलब या तो लैंड ऊपर की ओर उठेगा या फिर नीचे की ओर। क्षैतिज सिद्धांत कहता है कि या तो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं और या फिर प्लेटें एक दूसरे के पास में टकराती हैं, जिसको अपसारी संचलन भी कहा जाता है और इसको अभिसारी संचलन भी कहा जाता है। तो ये क्षैतिज में आता है और जो उत्थान और निमज्जन आता है ये आपका लंबवत में आता है। तो यहां पर दिया हुआ है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब हो रहा है सबडक्ट हो रहा है नीचे की ओर, अवतलन मारा जो नीचे की ओर जा रहा है वही निमज्जन या अवतलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्थान हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, ये भी हो जाएगा। निमज्जन यहाँ अलग से दिया सबमर्जेंस। तो सबसिस्टेंस और सबमर्जेंस दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, दोनों ही नीचे दशान की बात करते हैं। लेकिन भूस्खलन जो है, जो लैंड स्लाइडिंग होगी, तो लैंड स्लाइडिंग का संबंध आपका मूवमेंट से नहीं होता है। तो लैंड स्लाइडिंग क्या है? एक आपदा है। तो ये आपकी क्या है? एक आपदा है। और जो क्या है? एक बाह्य प्रक्रम है जो हमें दिखाई देता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। वो उसमें प्लेट विवर्तनिक की भी एक भूस्खलन का कारण हो सकता है, लेकिन भूस्खलन होना एक टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं है, क्योंकि भूस्खलन के अंदर प्लेटें नहीं खिसकती बतरी, बल्कि क्रस्ट के ऊपर जो पर्वत पठार हैं इन्हीं का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट हो रहा है लेकिन प्लेट का या कॉन्टिनेंट का मूवमेंट यहाँ पर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिघटना है? ज्वालामुखी उद्गार, क्षेत्रीय प्रशन, वैश्विक शीतलन या महाद्वीपीय विस्थापन। तो महाद्वीपीय विस्थापन ही इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज अ इंपोर्टेंट इवेंट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द जायंट डायनासोर। तो डायनासोर का जो उत्पत्ति या उसका जो विभाजन या उसकी जो डेथ मानी जाती है, वो यही माना जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं महाद्वीपीय विस्थापन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, क्योंकि जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे थे तो ड्रिफ्ट होने के बाद अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में वो प्रवेश करते हैं। तो उसी क्लाइमेट के अंदर डायनासोर अपनी जो लाइफ थी उसको सरवाइव नहीं कर पाते, जिस कारण से उनकी डेथ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सत्य है? ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए ये सब यूजीसी, नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और भी अदर जितने भी शिक्षक पात्रता से जुड़े हुए एग्जाम हैं, उन सारे ही एग्जाम के ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप किसी भी साल के मार्केट में आपको प्रीवियस ईयर की बुक्स मिल जाती हैं, आप वहां पर लेकर इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के साथ सारी डेट भी डालें। मैंने हालांकि टाइपिस्ट को दिया हुआ था डेट डालने के लिए, उन्होंने डेट नहीं डाली है। अगली बार से अपन डेट के साथ भी पढ़ेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कहीं ना ही क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन केवल सर जो वर्ग एक में आ रहे हैं केवल वही क्वेश्चन बता दो कौन कौन से हैं। भैया वर्ग एक में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही पेपर हमें 10-20 क्वेश्चन पूरी थ्योरी में कर लो, 50 कर लोगे, लेकिन हमें तो एक एक टॉपिक से 20-20, 50-50 क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो शिक्षक पात्रता से जुड़े हुए, टीचर एलिजिबिलिटी से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम होते हैं हम सभी के क्वेश्चंस को लगा ले, क्योंकि सबका ट्रेंड लगभग एक जैसा ही होता है। पहला दिया है, यह महाद्वीप एवं महासागर द्रोणियों के स्थायित्व में विश्वास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक के विश्व जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था। ये जलवायु परिवर्तन वाला तो बिल्कुल सही होता है। इसे ब्रिटेन के अल्फ्रेड वैगनर ने प्रतिपादित किया था, जो मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे। ये दोनों हैं, तो ये पहली चीज तो ये एक जलवायु विज्ञानी थे। ये मूलतः कौन थे? एक जल वैज्ञानिक थे। ये कोटेशन गलत है और ये ब्रिटेन के रहने वाले नहीं बल्कि जर्मनी के रहने वाले थे।
इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेन आपका जो ज्योग्राफर या क्लाइमेटोलॉजिस्ट होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। तो जिसमें 3 दिया है उसको अपन हटा देते हैं। इसमें 3 दिया है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी 3 दिया है तो ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बचता है 1 और 2, 2 और 4। तो 2 तो हमें रखना ही पड़ेगा, ये तो सही है। अब चौथा देख लेते हैं कि 2 के साथ 1 आएगा या 2 के साथ 4 आएगा। इसका विश्वास है कि ये विकास की जगह या विश्वास कर सकते हैं कि आरंभ में सभी स्थूल खंडों ने परस्पर जुड़कर एक महान स्थल खंड पेंजिया का निर्माण किया था। तो ये ज्यादा सही है। तो इससे महाद्वीप एवं महासागर स्थायित्व में विश्वास करता है। तो ये भी वैसे सही है, लेकिन इससे ज्यादा हमारे पास चौथा ऑप्शन ज्यादा सही है। तो हम इसमें 2 और 4 वाला ऑप्शन लगा लेंगे। तो डी आंसर हमारा ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो हम किस पर जाएंगे, डी आंसर पर जाएंगे। तो हमारा ज्यादा बेस्ट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा बेस्ट देखना होता है क्या है। एक दो क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है लोथियन ग्रीन, महाद्वीपियों का क्षैतिज विस्थापन, हैप्पी टेलर चतुष्फलक सिद्धांत, अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय परिकल्पना, हैरी हेस पूरा चुंबकत्व की परिकल्पना। तो बहुत सारे सिद्धांत यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि हैरी हेस के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत को अगली क्लास में पूरे का पूरा टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे। तो हैरी हेस का कौन सा है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। अल्फ्रेड वैगनर ने जो दिया था वो विस्थापन परिकल्पना है, ये तो सही होगा। एफ बी टेलर का जो है ये भी महाद्वीपीय विस्थापन से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। चतुष्फलक जो सिद्धांत है, टेट्राहेड्रल जो थ्योरी है, ये लोथियन ग्रीन के द्वारा दी गई। ये किसके द्वारा दी गई है, लोथियन ग्रीन के द्वारा दी गई थ्योरी है। अब इसमें अब लोथियन ग्रीन का महाद्वीपीय विस्थापनों का क्षैतिज विस्थापन, तो क्षैतिज विस्थापन तो आएगा नहीं। ये क्षैतिज विस्थापन एक तरीके से प्लेट विवर्तनिकी के साथ जुड़ा हुआ सिद्धांत है। तो कुल मिला के देखेंगे कि लगभग सिद्धांत आपके गलत हैं, एक सिद्धांत केवल सही है, वो है अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इस तरीके से ये आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा पूरा टारगेट था आज की क्लास में, तो हमने यहाँ पर जो पढ़ा कुछ सिद्धांत, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कुछ सिद्धांतों का मैं क्रम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो आपका ज्वारीय निहारका सिद्धांत आता है। ये भी महाद्वीपों की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ सिद्धांत है और ये सिद्धांत दिया गया था कैल्विन के द्वारा। ये सिद्धांत किसने दिया था, कैल्विन महाशय के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत में भी महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति की बात की गई। इसके बाद जब थोड़ी सी चीजें एडवांस होती हैं तो इसके बाद लेपवर्थ और लव का जो सिद्धांत आता है, ये सिद्धांत भी कहीं ना कहीं आपका महाद्वीप एवं महाद्वीप सागरों की उत्पत्ति से संबंधित था। बस तरीका अलग था। इन्होंने जो तरीका अपनाया था वो मैंने बताया था, सब एक ही तरीके से काम कर रहे, सब तापीय संकुचन पर काम कर रहे थे। इन्होंने सिर्फ पृथ्वी के कुछ भागों को अंदर और कुछ भागों को बाहर करके, मतलब कुछ भाग नीचे धंस गए कुछ भाग ऊपर आ गए। इन्होंने भी संकुचन को ही टारगेट बनाया, लेकिन इस संकुचन में उन्होंने इस तरीके का एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन कॉन्सेप्ट दिया। और इसी के बाद जो अगला सिद्धांत आते हैं वो लोथियन ग्रीन लेकर आते हैं। तो लोथियन ग्रीन का जो सिद्धांत आता है वो आपका कौन सा है, चतुष्फलक सिद्धांत। तो ये चतुष्फलक हम देख चुके हैं। तो ये भी इनका संकुचन पर ही आधारित था। पृथ्वी गर्म थी फिर ठंडा हुई संकुचित हो गई, लेकिन संकुचित होने के बाद इन्होंने एक टेट्राहेड्रल बना के उत्पत्ति करवा दी। और उसके बाद जब ये चीजें साबित नहीं हो पा रही थी तो उसके बाद आते हैं आपके कौन से, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत। तो इन 3 सिद्धांतों के बाद आते हैं महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत। और इसमें पहला प्रयास टेलर के द्वारा किया गया और टेलर के बाद दूसरा प्रयास वैगनर के द्वारा किया गया था। अब इससे भी चीजें पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो रही, क्योंकि वैगनर एक अंतिम थ्योरी थी महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित। लेकिन इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो पेंजिया ब्रेक हुआ है वो किस कारण से हुआ है, और इसमें पर्वतों की उत्पत्ति को भी स्पष्ट
नहीं किया था, बस विस्थापन हुआ ये समझ में आ जाता है। तो इसी चीज को एक मॉडर्न थ्योरी में लेकर जाकर हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे प्रमाणिक थ्योरी मानी जाती है वो है हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इस तरीके से पूरे का पूरा आपको एक डेवलपमेंट क्लियर होना चाहिए कि किस सिद्धांत के बाद कौन सा सिद्धांत आएगा और वो सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए, कौन महाद्वीपों की उत्पत्ति बात कर रहा है, कौन सा महाद्वीपों के मूवमेंट की बात कर रहा है और कौन सा बाद में जाकर पर्वतों के निर्माण की बात करेगा। क्योंकि वैगनर का जो सिद्धांत है, जो महाद्वीपी टेलर और वैगनर हैं, तो टेलर ने तो कहीं ना कहीं पर्वतों को समझाया था, वैगनर ने पर्वतों की उत्पत्ति को नहीं समझाया था। लेकिन महाद्वीपीय विस्थापन से सॉरी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आएगा, ये आपका पूरे के पूरे मूवमेंट को भी समझाएगा। मतलब कुल मिला के जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आएगा वो आपकी हर प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन निकाल देगा। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आपको ये बताएगा कि आखिर महाद्वीपों में विस्थापन क्यों हुआ, उसका कारण आपको बताया जाएगा। फिर यह भी बताएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, द्वीप, प्रायद्वीप, कटक, खाड़ियां, भ्रंश, ये सारी भी जितनी हम भूगोलिक घटनाएं पढ़ते हैं, इन सारी चीजों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस के साथ। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।